मैंने शुरू के अपने अटेम्प्ट्स में ये गलती करी थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे भाग रहा था, जो गलती काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं। ऐसी कुछ एनसीईआरटीज़ हैं जो डायरेक्ट आपको लगेगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह कर लिया, मैं सोशियोलॉजी तो नहीं है मेरा ऑप्शनल, तो ना करूँ, मगर ऐसी गलती मत करिएगा। ज्योग्राफी बचता है, ज्योग्राफी तो एनसीईआरटीज़ से ज़्यादा जानने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप अननेसेसरीली अपना टाइम बर्बाद करें। इंटरव्यू के लिए आई थिंक नॉलेज टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये कई लोग बोलते हैं, मगर आप पाएंगे कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं नॉलेज टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डायमेंशंस कवर करने कि एक 10 नंबर के सवाल में आप 25 पॉइंट्स लिखा है, तो अच्छे पॉइंट्स लिखिए, भले ही 5-6 पॉइंट्स लिखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ अभिषेक शुक्ला सर, जिनकी 50 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले सर ने इंडियन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पोस्ट पर लास्ट ईयर सिलेक्शन लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, सर ने 4 बार मेंस लिखा है और 3 बार इंटरव्यू भी दिया है। तो सर की जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। तो आज हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इन सब बातों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई टूंडला, आगरा के पास एक जगह, वहाँ से करी है, और 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने इलाहाबाद से करी है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से हुई है, और हाँ, ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ओके, सो कब से प्रिपरेशन करना आपने स्टार्ट किया सर यूपीएससी वगैरह की? मुझे करीब 4 साल हो रहे हैं प्रिपरेशन करते हुए। और मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी अराउंड 2017 में, तो तब से कर रहा हूँ। और वही है कि शुरू में तो पता ही नहीं था कि क्या रहता है, कुछ सोर्सेज वगैरह, तो ऐसे ही अटेम्प्ट्स में एक्चुअली गलती करते करते रियलाइज़ हुआ कि ये अटेम्प्ट्स, ये गलती है जो नहीं करनी है। तो वही धीमे धीमे गलतियाँ सुधारी हैं और अब रिज़ल्ट अच्छा है। ओके, सो सर ये मोटिवेशन के बारे में बताइए कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि नहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है? देखिए, शुरू में एक आध अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो हाँ, बहुत सैडनेस तो रहती है, ये तो सभी एस्पिरेंट्स को पता होगा। तो उस वक्त मोटिवेशन अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी वो था कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं यूपीएससी की, तो उसमें आता है इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़, काफ़ी सारी स्कीम्स। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो काफ़ी सारी इनोवेटिव सॉल्यूशंस रहते हैं, और वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस कौन लाता है? वो लाते हैं आपके सिविल सर्वेंट्स, वो लाते हैं आपके आईएएस ऑफिसर्स। तो जब ये देखने में आता है कि उनका काम कितना ब्रॉड रहता है, आप एक पल को कोल सेक्रेटरी हैं, अब पूरे देश का कोल माइनिंग संभाल रहे हैं, अगले पल को आप डिफेंस सेक्रेटरी हो गए, पूरे इंडिया का डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट संभाल रहे हैं। इस प्रकार की डाइवर्सिटी आपको किसी और जॉब में देखने को मिल ही नहीं सकती। और ये मुझे पढ़ाई करते करते ही पता लगा कि मतलब उससे पहले तो हाँ, थोड़ा सा पता था कि आईएएस बहुत अच्छी जॉब है, ऐसा है वैसा है, मगर पढ़ाई करते करते अंदाज़ा हुआ कि कितना ब्रॉड फील्ड है इसका, कितना ज़्यादा स्कोप है, पर्सनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, सब कुछ इतना अच्छा है। तो उससे जो मोटिवेशन मिला उसी ने मुझे सस्टेन किया पूरी प्रिपरेशन के दौरान। तो सर आप अपनी उस जर्नी के बारे में बताइए, जैसे कि आपने कौन से टाइम कब दी, उसका क्या रिज़ल्ट रहा, उसके बाद आपने फिर से कैसे किया, इसके बारे में। देखिए, जब 4 साल पहले मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था, तब तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मुझे बुक्स का ज़्यादा पता नहीं था कि कौन कौन सी बुक्स हैं, तो बहुत गलतियां करी। मैं अगर जो भी एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि कोई भी अटेम्प्ट करने से पहले 6 महीने पहले करीब आप किसी से ऐसे शख्स से पूछ लीजिए कि क्या आपके सोर्सेज रखने हैं, और उन सोर्सेज को फिक्स कर लीजिए। मैंने शुरू के अपने अटेम्प्ट्स में ये गलती करी थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे भाग रहा था, जो गलती काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं कि मार्केट में कोई नया मटेरियल आया, ले लिया, उसको पढ़ने लगे, फिर कुछ और आया तो वो देख लिया। तो ये गलती बिल्कुल मत दोहराइए। मल्टीपल सोर्सेज मत रखिए, एक ही चीज़ को 1000 जगह से पढ़ लें, ये मत करिए, बल्कि एक सोर्स रखिए, उस सोर्स को 1000 बार पढ़िए उस चीज़ के लिए। तो ये गलती मैंने शुरू में करी थी। एक गलती और जो मैंने करी थी कि मैं ज़्यादा आंसर राइटिंग वगैरह नहीं करता था शुरू में। इनफैक्ट इस अटेम्प्ट से पहले मैंने आंसर राइटिंग करी ही नहीं थी, और इस अटेम्प्ट में पहली बार करी, और इस अटेम्प्ट में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा, AIR 50 आ गई। तो आंसर राइटिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे जो है टाइम मैनेजमेंट हो जाता है एक्चुअल एग्ज़ाम में, जो कि आप
सोच सकते हैं दिमाग में कि मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा, 10 मिनट में ख़त्म कर लूँगा एक आंसर, मगर जब तक आप पेन को पेपर पे नहीं लगाते हैं तब तक आप उस टाइम के बारे में नहीं पता कर सकते। एक और जो मैंने गलती करी थी वो ये थी कि मल्टीपल सोर्सेज का मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेंस की इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी नहीं रखी थी मैंने, कभी पहले से नहीं डिसाइड किया था कि मैं इतने दिन इसको दूंगा, इतने दिन उसको दूंगा। तो एंड में क्या होता था, मेरा ऑप्शनल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो अगर आप पहले से नहीं प्रिपेयर करके रखेंगे ऑप्शनल और ये सोचेंगे कि उन 3 महीने, उन 90 दिन में आप जीएस भी कर लेंगे, आप ऑप्शनल भी कर लेंगे, स्टैटिक करंट अफेयर्स सब कर लेंगे, तो ये नहीं हो पाता है। तो जहाँ तक हो सके ऑप्शनल को, और अच्छा खासा अगर आप पूरा ऑप्शनल नहीं कवर कर पा रहे हैं पहले किसी कारणवश, तो एटलीस्ट 50% प्लस आप ऑप्शनल पहले से कवर करके रखें, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करके रखें, तो वो आपको एक्चुअल मेंस में काफ़ी सहायता देगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले गलती करी थी, जो अब की बार नहीं करी, जिसकी वजह से मुझे सफलता मिली है। ओके, सो सर, जब आप यूपीएससी की स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में आए थे, तो जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे रिसोर्सेज की कमी पड़ी, तो अब आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हर स्टूडेंट्स को नॉर्मली यूपीएससी की जर्नी के लिए पढ़ना चाहिए? आई थिंक NCERTs तो बाइबल हैं, होली ग्रेल हैं इस प्रिपरेशन की। NCERTs आपको हमेशा बिल्कुल कवर टू कवर आपको पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट कुछ NCERTs हैं जो लोग मिस कर देते हैं, जैसे सोशियोलॉजी की है, और उनसे कई बार मैंने देखा है मेंस में वर्बैटम सवाल डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ NCERTs हैं जो डायरेक्ट आपको लगेगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह कर लिया, मैं सोशियोलॉजी तो नहीं है मेरा ऑप्शनल तो ना करूँ, मगर ऐसी गलती मत करिएगा। छोटी सी बुक्स होती हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। NCERTs के अलावा देखिए कुछ बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं हर एक की। पॉलिटी की सबको ज़्यादातर लोग लक्ष्मीकांत रेफ़र करते हैं, तो आप चाहें तो वो रेफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग DD बासु रेफ़र करते हैं, उनकी जो इंट्रोडक्शन है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री पे आते हैं तो एंशिएंट मेडिवल के लिए ऑथर्स हैं RS शर्मा, सतीश चंद्रा, इन्होंने पहले NCERTs लिखी थी। तो इनकी जो ओल्ड NCERTs हैं वो अगर आप रेफ़र करें, या इनकी खुद की लिखी हुई बुक्स तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कई लोग स्पेक्ट्रम रेफ़र करते हैं, कई लोग बिपिन चंद्रा रेफ़र करते हैं, तो ये दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादा स्टैटिक का पूछा नहीं जाता है। इकोनॉमिक्स में अगर आप NCERTs कर लें तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। करंट मेनली पूछा जाता है, तो आप करंट अफेयर्स अपने अपडेटेड रखिए। और उसके अलावा आपका ज्योग्राफी बचता है। ज्योग्राफी तो NCERTs से ज़्यादा जाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप अननेसेसरीली अपना टाइम बर्बाद करेंगे, और इतना ज़्यादा ज्योग्राफी से कुछ पूछा नहीं जाता। बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपकी NCERT से क्लियर हो जाएंगी। और जो कुछ सोर्सेज बचते हैं, और सिलेबस के पोर्शंस बचते हैं, जैसे कि आपका हो गया सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होता है ज़्यादा। इसमें आपको थ्योरी जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, देखते रहिए कि क्या क्या चल रहा है न्यूज़ में, उससे आई थिंक हो जाएगा। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके सर, आप अपने मीडियम और ऑप्शनल के बारे में बताइए सर। मेरा मीडियम इंग्लिश था, मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रही है, तो आई थिंक वो मेरे लिए ईजी पड़ा था। ओके, तो सर आप अपने प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस का काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो सिमिलर रहता है, तो लोग ये गलती कर देते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की सेम स्ट्रेटजी रख लेते हैं। प्रीलिम्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर जो है वो आपकी आंखों के सामने रहेगा। मेंस में ऐसा नहीं है। तो जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो प्रीलिम्स और मेंस का अलग रहता है। मेंस में आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि GS के 20 सवाल हर पेपर में आपको आएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। मगर प्री में आधे पेपर ही आपको आएगा, आधा पेपर यूजुअली आपको पता नहीं लगेगा कि ये कौन सा सवाल है। तो डिफ़िकल्टी लेवल का अंतर आ जाता है। ये डिफ़िकल्टी लेवल को ब्रिज करने के लिए आपको प्री के लिए स्पेसिफिकली फैक्ट बेस्ड थोड़ा ज़्यादा करना है। आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। मेंस में जो है करंट अफेयर्स का पोर्शन उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना प्री में रहता है, क्योंकि जितने भी आपके स्टैटिक के भी इश्यूज़ होंगे वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। जो आप ऐसी स्ट्रेटजी बना लीजिए कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका,
पॉलिटी हो गया, इससे 15-20 सवाल आ रहे हैं, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एनवायरनमेंट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। प्री में अच्छा एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि फॉरेस्ट का प्री और इसका प्री साथ में रहता है, तो इसमें एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है सिविल सर्विसेज के प्री में, मगर सिविल सर्विसेज के मेंस और फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस अलग होता है, तो उसमें एनवायरनमेंट का उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये कुछ ब्रॉड स्ट्रेटजी पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ओके, और मेंस के बारे में बताइए सर। मेंस क्योंकि फाइनल मेरिट में वही काउंट होता है। देखिए हाँ, मेंस में आप जितना स्कोर खींच सकें उतना बढ़िया। मेंस का ही मैक्सिमम वेटेज रहता है जैसा कि आपने बताया। तो मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सोर्सेज स्टैटिक के कम रखिए, अच्छे रखिए, उनको बार बार रिवाइज़ करिए। करंट अफेयर्स के अखबार रेगुलरली पढ़ते रहिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप चाहें तो खुद के नोट्स बना सकते हैं या फिर आप किसी कंपाइलेशन को रेफ़र कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग करते रहिए। और उसके अलावा नेक्स्ट स्टेज जो है इंटरव्यू के लिए आई थिंक नॉलेज टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये कई लोग बोलते हैं, मगर आप पाएंगे कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं नॉलेज टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा मत करिएगा कि इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले लीजिए, ये सोच लीजिए कि हाँ इसमें तो सिर्फ बोलना है जाके, तो बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो उसको नॉलेज टेस्ट की तरह से ही लीजिए, हालांकि उसमें पर्सनैलिटी का कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है। ओके, सो मॉक इंटरव्यू वगैरह का क्या रोल होता है इंटरव्यू? देखिए मॉक इंटरव्यू का बहुत अहम रोल हो सकता है अगर आप अच्छी जगह से करें तो। मॉक इंटरव्यू अगर आप सही जगह से करेंगे तो आपको एक तो ब्रॉड पॉइंटर्स बता देंगे, आपकी डेफ के बेसिस पे, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, करंट अफेयर्स के बेसिस पे। देखिए दो ही मेन थीम्स होते हैं किसी भी मॉक के, एक तो आपकी प्रोफाइल के अराउंड होगा या तो करंट अफेयर्स के अराउंड होगा। तो जो मॉक्स होते हैं, अगर आप एक या दो मॉक्स दे लेंगे अच्छी जगह से तो वहाँ पे हो जाएगा। जैसे मेरा मॉक जो है वो जीएस स्कोर के साथ हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी सर्विस, मेरी करंटली मैं इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में हूँ, तो उसके अराउंड जो सवाल पूछे थे, मीडिया रेगुलेशन का हो गया या दो, तो उससे जो मैंने आंसर्स प्रिपेयर किए थे वो मेरे फाइनल इंटरव्यू में बहुत मदद करी थी, क्योंकि उसी के अराउंड कुछ क्वेश्चंस मेरे इंटरव्यू में भी आए थे। तो ये जो है ये मॉक इंटरव्यू की सबसे बड़ी खास बात है कि वो दोनों मेजर करंट अफेयर्स वो भी आपके कवर हो जाएंगे, आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि किसके अराउंड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपकी प्रोफाइल के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ओके, सो सर आंसर राइटिंग के टेक्निक्स के बारे में बताइए। अब जब आप आंसर राइटिंग करते थे, कौन से पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करते थे, किस तरीके से करनी चाहिए? देखिए आंसर राइटिंग ज़्यादा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफ़र कर सकती है। कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको मैप बेस्ड हो, अगर तो अगर आप डायग्राम बना के अच्छे से दिखा दें तो वो पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। कई क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखें, आप उसमें थ्योरी को अगर कंसाइसली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो वो अच्छा है। और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको कई सारे डायमेंशंस कवर करने को बोलते हैं, तो उनमें जो है आप जितने ज़्यादा अच्छे डायमेंशंस कवर कर पाएँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डायमेंशंस कवर करने की, एक 10 नंबर के सवाल में आप 25 पॉइंट्स लिखा है, तो अच्छे पॉइंट्स लिखिए, भले ही 5-6 पॉइंट्स लिखिए, अच्छे पॉइंट्स लिखिए। ये दिखना चाहिए कि आपको डायमेंशंस पता है क्या क्या हैं, वो कवर हो रहे हैं। तो हाँ, ये 3 ब्रॉड टाइप्स के क्वेश्चन है और आप इनके अराउंड अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आंसर राइटिंग की। सर करंट अफेयर्स के बारे में बताइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को लेकर परेशान रहते हैं कि द हिंदू पढ़ लें, या हिंदी मीडियम वाले तो काफ़ी परेशान रहते हैं कि किसी कोचिंग की मैगजीन्स पे चले जाएँ या फिर और अदर सोर्सेज को फॉलो करें, तो क्या करना चाहिए? देखिए करंट अफेयर्स में काफ़ी लोग न्यूज़पेपर्स को इग्नोर करते हैं। लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर्स जो है वो मैगजीन कंपाइलेशन टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस मैगजीन कंपाइलेशन में सेम इशू आ ही जाएंगे, तो क्यों न्यूज़पेपर बार बार पढ़ें। मगर ये है कि न्यूज़पेपर जो हैं, खासकर जो फ्रंट पेज जो एडिटोरियल, वो आपके मेजर इश्यूज़ कवर करते हैं, तो आपको पता रहेगा कि मेजर इश्यूज़ हैं क्या क्या, और उन्हीं मेजर इश्यूज़ के अराउंड आपके मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे, आपके प्री में भी क्वेश्चन आएंगे, आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएंगे। तो एक वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। भले ही आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नोट्स ना बनाएं न्यूज़पेपर से, मगर मेक इट अ हैबिट कि आप रीड करें उसको ज़रूर। जहाँ तक कि कंपाइलेशंस की बात है, तो आप कोई सा भी कंपाइलेशन जो आपको अच्छा लगे एक बार आप सैम्पल करके देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा कर लगे आप उसको ले लीजिए। बहुत ज़्यादा कोचिंग से कंपाइलेशंस के पीछे मत भागिए, किसी एक का आप चूज़ करिए और फिर उसके साथ स्टिक करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एक सोर्स को बार बार करना कहीं ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि आप कई सोर्सेज को एक बार करें, क्योंकि आपको रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर आप एक ही बार करेंगे तो। ओके, तो सर ऐसे की बात करी जाए तो ऐसे में भी काफ़ी परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स के, ऐसे कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें?
देखिए ऐसे में ऐसा कोई प्रिपरेशन स्पेसिफिक चाहिए नहीं। जो भी आप GS 1, 2, 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही आपका 4 की भी वही आपका घुमा फिरा के आपका ऐसे में वही सब पॉइंट्स आएंगे, कंटेंट वही रहेगा। आपको बस ये देखना है कि ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि आप नंबर ऑफ़ डायमेंशंस कवर कर रहे हैं। आपको जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये पता लगना चाहिए कि आप काफ़ी सारे डायमेंशन सोच सकते हैं। और उसके अलावा फैक्चुअल आपको होना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके नंबर नहीं हैं। वो आपके GS में काम आएगा मगर ऐसे में नहीं। स्मूथ फ्लो ऑफ लैंग्वेज रखिए, एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ अच्छे से कनेक्ट हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, इंट्रोडक्शन हो, आपका बॉडी हो, आपका कंक्लूजन हो। बॉडी में आप चाहें तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इस टाइप से डिवाइड कर लें, नंबर ऑफ डायमेंशंस कवर होंगे। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रेटजी अगर आप रखेंगे तो ज़्यादातर एसेज जो है कवर हो जाएंगे। मेरा जो है देखिए 2 टाइप के आते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट रहता है, एक कॉन्क्रीट रहता है। मेरा ज़्यादातर कॉन्क्रीट के प्रति था, क्योंकि उससे जो है आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है हम सभी के पास, और वो काफ़ी अच्छे से आप लिख सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट हो भी, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो ही ना कि आप कॉन्क्रीट पे आ पाएँ, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट को घुमा फिरा के किसी कॉन्क्रीट पॉइंट पे ले आएँ और उससे आप उसको वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑप्शनल के बारे में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शनल ही फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन देता है, या फिर कितना सपोर्टिव रहा आपकी जर्नी में ऑप्शनल? देखिए मुझे लगता था कि टेक्निकल सब्जेक्ट लूँगा, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन था, तो मुझे लगा था टेक्निकल सब्जेक्ट लूँगा वो ज़्यादा स्कोरिंग होगा कंपेयर टू ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स। तो उस वजह से मैंने लिया था, उतना ज़्यादा स्कोरिंग रहा नहीं मेरे लिए। ये देखा जा रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ और साइंस सब्जेक्ट्स को, बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स को या टेक्निकल सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट बराबर स्कोरिंग पे ला दिया गया है ओवर द ईयर्स। तो इतना ज़्यादा कुछ एडवांटेज है नहीं, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल बहुत वॉल्यूमिनस रहता है और प्लस उसका GS से कोई रिलेशन नहीं है, तो डिसएडवांटेजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए मेरा पर्सनली तो यही मानना है कि अगर आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि है और अगर आप उसमें नंबर ऑफ़ आवर्स दे पा रहे हैं तो अच्छा है। मगर अगर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट लिया था वो लेना है, तो एक बार उसका सिलेबस ज़रूर देख लीजिए। ये देख लीजिए कि आप उसको कवर कर पाएंगे उन 2 महीने में, 3 महीने में जो आपको प्री और मेंस के बीच में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे मत भागिए कि इस साल ज्योग्राफी को ज़्यादा नंबर मिले तो हम ज्योग्राफी ले लेते हैं, इस साल PSIR को ज़्यादा नंबर मिले तो हम PSIR ले लेते हैं। उसके सिलेबस को पढ़िए, आपको इंटरेस्ट बन रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि ऑप्शनल के साथ आपको सबसे ज़्यादा रहना है। GS 1, 2, 3 तो देखिए सबका कॉमन है, मगर ऑप्शनल के साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो अगर आप उससे बोर हो जाएंगे तो आपका ऑप्शनल में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। और ऑप्शनल चाहे जितना भी टफ स्कोरिंग हो, अगर आप उससे बोर नहीं होते हैं, आप उसमें नंबर ऑफ आवर्स दे पा रहे हैं, तो आप किसी भी ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करेंगे। राइट सर। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था अपने मोटिवेशन के बारे में कि आपने स्टे मोटिवेट कैसे रखा, क्योंकि आपके स्टार्टिंग के 2-3 अटैम्प्ट थे वो काफ़ी मतलब नहीं उसमें आप फाइनल लिस्ट में आ पाए थे। तो सर उसके बारे में बताइए कि उस टाइम पे जो लोग थे आपको किस तरीके से मतलब बोल रहे होंगे कि भाई क्यों नहीं हो रहा, तेरा नहीं होगा, ये वो फलाना ठिकाना। तो सर उस टाइम आपने कैसे मोटिवेट किया, क्या करते थे उस टाइम पे? कुछ चीज़ें होंगी जो आप करते होंगे, तो वो बताइए सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस तरीके की चीज़ों को फेस करते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि आप चाहें जितना भी एफ़र्ट करें, लेबर नेवर गोज़ इन वेन। अगर आपने जेन्युइनली पढ़ाई करी है तो भले ही आपका इस सर्विस में ना हो, कहीं और हो, किसी और जॉब में हो, जो आप नॉलेज गेन करेंगे वो हमेशा काम रहेगा। एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पिछले साल का पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है। तो हताश तो होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी, आपको गलतियाँ, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ था, मुझे अपने फेल्ड अटेम्प्ट से अपनी गलतियाँ पता लगती गई थी, मैं उन पर इम्प्रूव करता गया और फिर सफलता भी हासिल हुई। तो जहाँ तक हताश होना लाजमी है। देखिए रिज़ल्ट में नहीं आएगा नाम फाइनल लिस्ट में तो हताश ज़रूर होंगे, और बहुत कम टाइम मिलता है इंटरव्यू रिज़ल्ट के बाद और प्री के पहले। तो उसमें मैंने पर्सनली ये किया था कि मैंने अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से काफ़ी बात करी, उनको बताया कि मैं कैसा कि कितना बुरा लग रहा है या कितना दुख हो रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर आप अपनी सौरों को शेयर करते हैं कहीं ना कहीं कम होती है, आपको बड़ों की एडवाइस मिलती है, क्योंकि अभी तो आप शायद ज़िंदगी में पहला फेलियर देख रहे होंगे, उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी और उतार चढ़ाव देखे हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो जो है लोगों से दूर मत रहिए उस दौरान, और 10-15 दिन में अगर आप लोगों के साथ रहेंगे तो आप उस डिप्रेशन या सौरो वाले फेज से आप आसानी से उबर जाएंगे। और हाँ, साइकिल कंटिन्यूज। ओके।
सो सर आपका संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी आ गया हो। तो सर बी प्लान रिक्वायर्ड है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए? सॉरी? बी प्लान यूपीएससी के? अच्छा, देखिए जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैंने तो प्लान बी का सोचा भी नहीं था। मगर हाँ, जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते चले गए तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि प्लान बी होना चाहिए। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप अपना पहला या दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं तो प्लान बी की आवश्यकता उतनी नहीं है। पहले में आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, और अगर आपका 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया किसी कारणवश तो आपके पास एक नॉलेज का बेस हो जाएगा। उसके बाद आपको उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। आप दिन का 2-3 घंटा 3-4 घंटा दे के भी ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो तब आप प्लान बी के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी आ जाती है, मेंटल पीस आ जाती है अगर आपके पास एक जॉब हो या एक प्लान बी हो। और वो सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट करती है आपके इंटरव्यू में, वो सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट करती है आपकी मेंस में, आपकी प्री में, क्योंकि जितना आप कम नर्वस होंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उतना आप अच्छे से अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो हाँ, प्लान बी अगर आपके अटेम्प्ट थोड़े हो गए तो आप वो कर सकते हैं। ओके। सो सर स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो, जो नए एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी के जर्नी में आना चाहते हैं? देखिए मेरी 10th तक की एजुकेशन टूंडला नाम की जगह से हुई है। तो वहाँ से मुझे तो यही सुनने को मिलता था कि टूंडला से आईएएस ऑफिसर्स नहीं बनते, दिल्ली वाले ही बनते हैं, दिल्ली में रह के ही पढ़ाई हो सकती है। मगर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो मैं एक ये चीज़ भारत के दूर दराज इलाकों में बसे एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये एग्ज़ाम ऐसा हो चुका है, इनफैक्ट पहले से भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है कि आप कहीं से भी ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इंटरनेट से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो यही मेरा मैसेज है। ओके, एक चीज़ और सर, लास्ट में ये बताइए सर, आपका कोई गोल्स होंगे या फिर कुछ कोर एरियाज़ पे आपने सोचा होगा कि मैं जब मैं सर्विस में जाऊंगा इन क्षेत्रों में काम करना चाहूँगा। डेफिनेटली आज आप एक ऑफिसर हो, डीएम बनोगे कल को जाकर, तो सर उसके बारे में बताइए कि आप कौन से एरियाज़ पे फोकस करोगे ज़्यादा? देखिए सबसे पहले तो हम सब लोगों का एक कॉमन चीज़ जो रही है सभी एस्पिरेंट्स की, वो है एजुकेशन। हम सब ने देखा है कि कैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन उन सब में इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक एजुकेशन सबसे बड़ा फील्ड होगा। दूसरा होगा स्किल डेवलपमेंट, जिसमें मैं काम करना चाहूँगा। और रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि कैसे किया जा सकता है, मगर हो नहीं पा रहा है, तो हाँ, उस पर भी मैं काम करना चाहूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आप इनके जर्नी से मोटिवेट हुए होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वायरीज़ होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।